नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ दोस्तों हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले बात करते हैं, हम कर रहे थे कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था आपका दोस्तों, पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम की बात करते हैं हम। सिलेबस कौन से टेस्ट का दोस्तों अब अभी कर रहे हैं हम दोस्तों, आपका माइनर टेस्ट है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, माइनर टेस्ट है। इस सिलेबस का दोस्तों हम कर रहे थे एनालिसिस। क्या करते दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। और एनालिसिस किसके माध्यम से करते दोस्तों, आपके एमसीक्यू माध्यम से। यानी आधार बेस क्या था दोस्तों, अपना एमसीक्यू था। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये एमसीक्यू कहाँ से ले गए। तो आधार की बात करें दोस्तों, बेस की बात करें तो ये ले गए दोस्तों आपकी कलाम बुकलेट से। जो कलाम बुकलेट की जो थ्योरी है आपकी, उस थ्योरी से दोस्तों ये एमसीक्यू ले गया आपकी। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इन एमसीक्यू करने से पहले दोस्तों इन एमसीक्यू आप टेस्ट भी दे सकते हो। ये टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, आपका ये टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर, जैसा कि आपने दिया होगा। अब तक आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पीएपी बाई डीके सर ऐप के ऊपर, पीएपी बाई डीके सर ऐप के ऊपर। दोस्तों ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हो डेली मॉक टेस्ट के माध्यम से। इस सिलेबस से शेड्यूल और सिलेबस के अनुसार दोस्तों यहाँ पर डेली मॉक टेस्ट होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट होते हैं यहाँ पर। इस ऐप की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार, टेस्ट के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट, प्लस दोस्तों इनका वीडियो आपको देखने को मिलता है, वीडियो एनालिसिस। और एनालिसिस की भी दोस्तों पीडीएफ भी आपको कहाँ पे मिलती है, इसी ऐप के ऊपर आपको एनालिसिस की पीडीएफ भी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों फिर इसी ऐप के ऊपर दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट होता है। और साप्ताहिक टेस्ट कौन से होते हैं आप सभी जानते हो। साप्ताहिक टेस्ट आपके टोटल कितने, आपके माइनर टेस्ट की बात करें तो माइनर आपके 10 टेस्ट है, मेजर टेस्ट आपके दोस्तों 2 है, और दोस्तों फाइनल टेस्ट की बात करें तो आपके 4 है, जिसमें प्री एग्जाम भी आपकी सम्मिलित है। प्री एग्जाम भी है दोस्तों। इन साप्ताहिक टेस्टों की दोस्तों आपको 2 ऑप्शन दी जाती है। एक तो आपको पीडीएफ मिलती है जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो, बिल्कुल क्लीन पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों ये टेस्ट आपको ऑनलाइन भी मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलता है, जिसके माध्यम से दोस्तों अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। कैसे, ऑफलाइन आपको टेस्ट का प्रिंट निकलवा लिया, उसके बाद दोस्तों आपने टेस्ट दिया, ऑनलाइन सबमिट करके अपना आकलन कर सकते हो कि आप उनसे कितने दोस्तों से पीछे हैं, कितने दोस्तों से आगे है, या आपकी रैंक कौन सी आ रही है। इस प्रकार पता लगा सकते हो और अपनी पोजीशन का भी पता लगा सकते हो ऑनलाइन सबमिट करके। दोनों ऑप्शन आपके पास है। इसके साथ ही दोस्तों मेजर टेस्ट एक आता है पीछे, उसके लिए दोस्तों हमने रिवीजन टेस्ट भी करवाया आपके लिए डेली मॉक टेस्ट के रूप में। दोस्तों रिवीजन टेस्ट में 2 मेजर टेस्ट है तो टोटल 10 रिवीजन टेस्ट होंगे आपके। 2 मेजर टेस्टों के लिए टोटल 10 रिवीजन टेस्ट होंगे। फाइनल टेस्टों की बात करें तो फाइनल टेस्ट आपके 4 है। तो इस ऐप के ऊपर दोस्तों फाइनल टेस्ट कितने आपके 4 है, कलाम के 4 है। लेकिन दोस्तों ये 7 दिन से होंगे। लेकिन इन फाइनल टेस्टों से पहले दोस्तों आपको जिस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, आपको जिस्ट मिलेगी, यानी जो रिवीजन के लिए काम आती है आपके लिए, ताकि आपका शॉर्ट में जो टॉपिक जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाते हैं या बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टॉपिक की दोस्तों आपको जिस्ट मिलती है आपकी जिस सब्जेक्ट की। तो इन फाइनल टेस्टों के बीच में दोस्तों जो 7-7 दिन मिलेंगे अपने, तो उसके अंदर दोस्तों आपको जिस्ट टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन से टेस्ट आपके, जिस्ट टेस्ट। ये सारे दोस्तों टेस्ट लगभग आपकी लाइब्रेरी बेच वाली टेस्ट है आपके, जो लाइब्रेरी बेच के अंदर आपके टेस्ट होते हैं, वही टेस्ट दोस्तों आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। आप ज्वाइन कर सकते हो पीएपी बाई डीके सर ऐप कर। और फीस की बात करें दोस्तों, सभी टेस्टों की फीस है मात्र 79 रुपीज़। 79 रुपीज़ फीस है दोस्तों आपका, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं। एक मात्र ऐसे समझ सकते हो निःशुल्क ही आपको ये टेस्ट मिल रही है। जहाँ पर दोस्तों ये माइनर टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट आपको 800 रुपये की ऑनलाइन मिलती है। और पीडीएफ की बात करें, ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हो तो आप लगभग 3600 प्लस जीएसटी, जहाँ पर बुकलेट नहीं लेते हो, फिर 4500 रुपये प्लस जीएसटी, जहाँ पर दोस्तों आप बुकलेट लेते हो। और बुकलेट की बात करें दोस्तों, बुकलेट के लिए दोस्तों अपना एक प्राइवेट चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पर आपको निःशुल्क डाली हुई है, कोई चार्ज नहीं है इसका, निःशुल्क डाली हुई है, जिसका लिंक पेपर एनालिसिस पॉइंट टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर दोस्तों दिल्ली सल्तनत, मेवाड़ का टेस्ट हो चुका है, रणथंभौर का टेस्ट हो चुका है, जालौर का टेस्ट हो चुका है। भारतीय राजनीति विज्ञान की बात करें दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का टेस्ट हो चुका है, चुनाव आयोग का टेस्ट हो चुका है। अब देखो हम कर रहे हैं इसका वीडियो टेस्ट की बात करें, टेस्ट आपके डेली होते हैं, फिर आपका पहले दिन आपका टेस्ट होता है, दूसरे दिन उसका वीडियो एनालिसिस करते हैं। ये टेस्ट आपके ऐप के ऊपर हो चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत यानी मेवाड़। आज हम करें दोस्तों एनालिसिस करें, वीडियो एनालिसिस करें, वो करें दोस्तों। आपके आज का पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का मेवाड़ से संबंध। मेवाड़ से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर, वो सारे क्वेश्चन हम आज करने वाले। और कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पूछे जा चुके हैं, वो सारे इस टेस्ट के माध्यम से कवर कर चुके हैं। 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था,
जिस टाइप का पेस्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर, आज वाले टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो दोस्त अभी पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर ये टेस्ट नहीं दिया है तो जाके दे सकता है, और यदि अभी टेस्ट नहीं देना चाहता तो आप साथ साथ यूट्यूब पर अपना आकलन कर सकते हो। कमेंट के अंदर आंसर दीजिए, जैसे प्रश्न दिखिए प्रश्न के ऊपर कमेंट में आंसर दीजिए और उसका आकलन कीजिए और उसका विश्लेषण हम कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेतर सिंह 1213 ईस्वी से 1252 ईस्वी के संबंध में कौन सा यह से कथन सही है दोस्तों। जेतर सिंह के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया आपका। यहाँ पर पहला कथन क्या दे रखा है दोस्तों आपका, जेतर सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीनकर उससे अपनी राजधानी बनाया। बिल्कुल राइट बात है। जेतर सिंह ने परमाणु को से पराजित कर दोस्तों चित्तौड़ छीनकर उससे अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। किसने बनाया था दोस्तों, आपकी जेतर सिंह ने बनाया था। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। जेतर सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य 1227 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता दोस्तों, आपके बुथाला का युद्ध होता। कौन सा युद्ध होता दोस्तों, आपके बुथाला का युद्ध होता, जिसमें जेतर सिंह विजय रहा था। बिल्कुल राइट, इसमें जेतर सिंह क्या रहा दोस्तों, आपके विजय रहा। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इस युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मध्य मर्दन में मिलता है। जो आपका बुथाला का युद्ध हुआ था दोस्तों आपका, इस युद्ध का दोस्तों उल्लेख किसके अंदर मिलता है, वर्णन किसके अंदर मिलता है, जय सिंह सूरी द्वारा एक ग्रंथ लिखा हुआ आपका हमीर मध्य मर्दन। ये बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो तीनों क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज बात करें, रियल जो रिकॉल वाले क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिरवा शिलालेख के अनुसार तलारक्स योगराज का ज्येष्ठ पुत्र बुथाला के युद्ध में सुल्तान की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। बिल्कुल राइट, वीर गति को प्राप्त हुआ। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा था हमें, कौन से सही है, तो चारों सही है। तो 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नोट लगा कि याद कर लेना एक चीज़, और क्या याद करनी है दोस्तों आपको, देखो जो इल्तुतमिश था हमीर मध्य मर्दन है दोस्तों, आपकी कौन सी, हमीर मध्य मर्दन। तीसरा ऑप्शन दे रखा ना। इसके लेखक कौन है दोस्तों, आपके रचनाकार कौन थे, आपके रचनाकार थे दोस्तों आपके कौन, जय सिंह सूरी। कौन थे दोस्तों आपके, जय सिंह सूरी। यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों, हमीर मध्य मर्दन के अंदर दोस्तों आपके हमीर किसको खा गया, जो हमीर शब्द है दोस्तों आपका, ये हमीर किसको खा गया दोस्तों, आपके इल्तुतमिश को खा गया है। इल्तुतमिश को खा गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो चारों कथन इंपॉर्टेंट है, चारों सही है आपके, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि जेतर सिंह ने किसको हराकर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था, तो परमाणु को हराकर बनाया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य बुथाला का युद्ध कब हुआ था, 1227 के अंदर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जेतर सिंह तथा इल्तुतमिश के मध्य 1227 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो वो था बुथाला का युद्ध। तीसरा ऑप्शन पूछा जा चुका है कि जय सिंह सूरी द्वारा कौन सा ग्रंथ था जिसमें अमीर को, बात करें इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है, तो वो था आपका हमीर मध्य मर्दन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों सीधा भी पूछा जा चुका है कि हमीर मध्य मर्दन जिसमें जो जय सिंह सूरी द्वारा लिखी थी उसके अंदर हमीर किसको खा गया है, इल्तुतमिश को खा गया है। दोनों तरफ से आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चिरवा विलेख की बात करें, चिरवा शिलालेख की बात करें तो उसे तला रक्स योगराज का ज्येष्ठ पुत्र था, पुत्र बुथाला के युद्ध में सुल्तान की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी इल्तुतमिश से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया दोस्तों, शहीद हो गया। तो चारों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेतर सिंह के संबंध में असत्य है, जेतर सिंह के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। सारे जितने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए मैंने ले लिए। चिरवा शिलालेख में मल्लेच्छुक के स्वामी, चिरवा शिलालेख में मल्लेच्छुक के स्वामी इल्तुतमिश को जेतर सिंह का मान मर्दन करने में असफल बताया गया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। कौन से शिलालेख के अंदर मल्लेच्छुक के स्वामी इल्तुतमिश को जेतर सिंह का मान मर्दन करने में असफल बताया गया है, तो वो लेख कौन सा आपका, चिरवा लेख है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। समर सिंह के आबू शिलालेख में जेतर सिंह की तुलना समुद्र पान करने वाले अगस्त्य से की गई है। बिल्कुल राइट, समर सिंह के जो आबू शिलालेख है उसके अंदर दोस्तों जेतर सिंह है उसकी तुलना समुद्र का पान करने वाले अगस्त्य से की गई है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगस्त्य से की गई, तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। हमीर मध्य मर्दन में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। देखो मैंने क्या बताया था, अभी क्वेश्चन पूछा गया है, जय सिंह सूरी द्वारा रचित था आपका हमीर मध्य मर्दन, इसमें इल्तुतमिश को दोस्तों अमीर कहा गया है। बिल्कुल सत्य बात है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों ये। चिरवा शिलालेख के अनुसार जेतर सिंह, चिरवा शिलालेख के अनुसार जेतर सिंह को मालवा, गुजरात, मारवाड़, जंगल, दिल्ली की शासकों ने पराजित किया। नहीं दोस्तों, अभी पराजित नहीं किया था इन्होंने, अपराजित किया।
यानी दोस्तों जेतर सिंह क्या रहे इस पर विजय रहे, पराजित नहीं कर सके, नहीं कर सके। और कौन से शासक दोस्तों आपके, मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल तथा दिल्ली के शासक चिरवा विलय के अनुसार जेतर सिंह को पराजित नहीं कर सके। तो ऐसा कथन पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित का सही सम्मिलित युग्म कौन सा है, निम्नलिखित में सही सम्मिलित युग्म कौन सा है। सूची फर्स्ट में स्रोत दे रखे, सूची सेकंड में आपके उल्लेख दे रखे। चलो, चिरवा शिलालेख के अनुसार जेतर सिंह की तुलना अगस्त्य से की गई है, नहीं दोस्तों, ये की गई है आपकी आबू शिलालेख। जो आबू शिलालेख है किसके समय का था दोस्तों, आपके समर सिंह के समय का था। समर सिंह के समय, अभी पीछे पूछा है हमारा क्वेश्चन, देखो पीछे आ चुका है। और इसके अंदर दोस्तों आपके आबू शिलालेख के अंदर जेतर सिंह की तुलना किससे की गई, समुद्र का पान करने वाले अगस्त्य से की गई है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था ना, दूसरा किसी में हो जाएगा आपका 1 के अंदर। बुथाला युद्ध में सुल्तान की सेना से संघर्ष का उल्लेख, तो बुथाला का युद्ध हुआ था कब, 1227 के अंदर। कब हुआ था दोस्तों, 1227 के मध्य, किसके मध्य, आपके इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य हुआ था दोस्तों। तो बुथाला युद्ध में सुल्तान की सेना से संघर्ष का उल्लेख किसमें मिलता है, चिरवा शिलालेख में, हमीर मधुबदर में, या ये धांध से है दोस्तों आपका। कौन सा उल्लेख, ये घांग से नहीं है आपका, धांध से, धांध से करना, धांध से शिलालेख। तो क्या जाएगा दोस्तों आपका, चिरवा अभिलेख। कौन सा अभिलेख दोस्तों आपका, चिरवा अभिलेख। पहला 2 के अंदर हो जाएगा। हमीर मधुमदन, देखो इल्तुतमिश को हमीर कहा गया किसके अंदर, हमीर मधुमदन के अंदर। किसके अंदर कहा गया दोस्तों आपके, हमीर मधुमदन के अंदर दोस्तों। हमीर जो इल्तुतमिश है उसको क्या कहा गया आपका, हमीर कहा गया। और ये रचना किसकी थी दोस्तों आपके, जय सिंह सूरी द्वारा रचित, सूरी द्वारा रचित, बार बार यूज इसीलिए हो रहा है। धानसे शिलालेख के अनुसार दोस्तों मलेच्छु के स्वामी जेतर सिंह को पराजित न कर पाने हेतु, धानसे शिलालेख है, इसके अंदर उल्लेख है आपका, जो मलेच्छु के स्वामी कौन हो गया आपके, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से जेतर सिंह को पराजित न कर पाने का उल्लेख है, यानी इल्तुतमिश ने जेतर सिंह को पराजित नहीं किया था। किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों आपके, धानसे शिलालेख के अंदर मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, BACD, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों तथा कारणों पर विचार कीजिए। चलो कथनों कारणों पर विचार करते हैं। कथन ए दे रखा है आपका, जेतर सिंह को दिल्ली के गुलाम वंश के काल में मेवाड़ का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक माना गया, बिल्कुल राइट। दिल्ली में गुलाम वंश के शासक कौन थे उस समय, इल्तुतमिश थे। तो जेतर सिंह को दिल्ली के गुलाम वंश के काल में मेवाड़ का सबसे प्रतापी एवं शक्तिशाली शासक माना गया, बिल्कुल राइट। उसने 1248 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद की सेना को पराजित किया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जेतर सिंह ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद की सेना को कब पराजित किया था दोस्तों, आपके 1248 ईस्वी के अंदर। कब पराजित किया आपका, 1248 ईस्वी में पराजित किया, किसकी, सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद की सेना को पराजित किया। तथा उसके सैन्य संगठन में मदद एवं बालाक जैसे सेना अधिकारी प्रमुख थे। तथा उसके सैन्य संगठन में मदन, इस नाम को याद करना दोस्तों, आपके सैन्य अधिकारी कौन थे, एक तो मदन था आपका और दूसरा कौन था आपका, बालाक जैसे सेना अधिकारी थे, बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही तथा आर एक की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें आपके, जेतर सिंह दिल्ली के गुलाम वंश के काल में मेवाड़ का सबसे प्रतापी शक्तिशाली शासक था। किसका मत है दोस्तों, ये मत की बात करें तो ये आपकी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार दोस्तों, ठीक है। ये मत किसका है आपका, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने दोस्तों ये कहा था। तो दोनों कथन आपकी सही है और आपका ए आर की व्याख्या, आर एक की व्याख्या भी सही करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले दोस्तों आपका एक नोट लगा के और याद कर लेना यहाँ पर, मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल किसने कहा दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल कौन सा काल था दोस्तों आपके, बता भाई, 1213 से 1252। कौन शासक थे आपके, जेतर सिंह थे दोस्तों। कौन थे शासक, जेतर सिंह। और ये किसने कहा दोस्तों आपका, कथन की बात करें
तो ये था आपका दशरथ शर्मा का। किसका कथन था दोस्तों आपके? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के काल को मध्यकालीन इतिहास और स्वर्णकाल कहा है। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में से तेज सिंह की बात करें, जेतर सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? आपका तेज सिंह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों तेज सिंह का भी। 1252 से 1267 या 73 दोनों उल्लेख मिलता है। कभी कोई 1267 बताता है, कोई 1273 तक इनका शासनकाल बताता है। किस संबंध में? असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन का चयन करना है। तेज सिंह ने चालुक्यों की भांति उभापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों इन्होंने? उभापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की थी। और बहुत ही अच्छी बात क्वेश्चन पूछा गया बार बार आपके एग्जाम के अंदर, चालुक्य भांति कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, पहला बिल्कुल सत्य बात है। 1260 ईस्वी में आहड़ में कमलचंद्र द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी टीका था। सूत्र चूर्णी उसके काल में बना। बिल्कुल राइट। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेवाड़ का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी टीका है। किसके द्वारा रचा गया था दोस्तों? ये लिखा गया था आपके कमलचंद्र द्वारा। कहाँ पर दोस्तों? आड़ के अंदर। किसके समय में दोस्तों? आपके तेज सिंह के समय में। किसके समय में? तेज सिंह के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बहुत क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर। कमलचंद्र का नाम पूछा जा चुका है। प्रथम ग्रंथ जो आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये पूछा जा चुका है। किसके समय में ये बना था? तेज सिंह के समय में बना था, ये पूछा जा चुका है। और कब का है दोस्तों? आपके 1260 ईस्वी का है। कब का है? 1260 ईस्वी का है। 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से। और वर्तमान पैटर्न में आपके इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिटेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तेज सिंह ने गुजरात के चालुक्यों से आबू का पुनः अधिकार प्राप्त किया। तेज सिंह ने गुजरात के चालुक्यों से आबू का पुनः अधिकार प्राप्त किया। सही बात है क्या? नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगी आपकी। उसकी पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उसकी जो पत्नी थी, कौन? जैतल देवी। तेज सिंह की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? आपके जैतल देवी। क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्कुल राइट, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर किसने करवाया था? जैतल देवी ने करवाया था। किसकी पत्नी थी दोस्तों? आपके तेज सिंह की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने चालुक्यों से आबू का पुनः अधिकार प्राप्त नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों तेज सिंह के काल में अधिकारियों का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनके समय अधिकारी की बात करें दोस्तों, आपके याद कर लेना साथ यहीं पर। अधिकारी की बात करें दोस्तों, आपके प्रधान कौन थे? आपके भीम सिंह थे। इनके समय प्रधान कौन थे आपके दोस्तों? भीम सिंह थे। क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। प्रधान थे दोस्तों आपके भीम सिंह। वही बात करें दोस्तों, आपके महामात्य कौन थे दोस्तों इनके समय? महामात्य दोस्तों, महामात्य थे आपके इनके समय, वो थे आपके समुद्रधर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक आपका कोषाध्यक्ष का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनके समय दोस्तों कोषाध्यक्ष कौन थे आपके? तो कोषाध्यक्ष थे दोस्तों आपके तलहन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे निकाल लिए होंगे, जहाँ तक मैं मानता हूँ, और आपको निकालने भी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी निकाल लेना दोस्तों। उनके आसपास से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना होती है, और लगभग उन्हीं के बारे में डीप से यदि कोट वाला क्वेश्चन बनता है तो उन्हीं क्वेश्चनों के आसपास से डीप का क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तेज सिंह के बाद हम समर सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले याद कर लेना, यहाँ पर नोट करके याद कर लेना। उत्तराधिकारी क्रम पूछा गया आपका, उत्तराधिकारी क्रम पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। कौन सा दोस्तों? ये क्रम पूछा जा चुका है कि सबसे पहले कौन आए थे आपके? जेतर सिंह। और जेतर सिंह के बेटे का क्या नाम था दोस्तों? आपके तेज सिंह। और दोस्तों तेज सिंह के बाद में आते हैं दोस्तों आपके समर सिंह, और समर सिंह के बाद में दोस्तों आपके आते हैं रतन सिंह। कौन आते हैं आपके? रतन सिंह। ये क्रम आपका एग्जाम में आ चुका है। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये देने लगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्रम, क्योंकि ये 2 से 3 बार एक क्रम रिपीट भी हो चुका है।
तो समर सिंह की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो इनका काल याद करना, क्योंकि आजकल कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आपका कालानुक्रम का प्रश्न पूछा जा रहा है। कालानुक्रम प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, तो काल याद करना दोस्तों। और अभी बहुत 2025 के अंदर बहुत पूछा गया ये घटना, यानी राजवंश से काल पूछा गया था। जैसे सुभाष चंद्र ने अब का पहले नहीं लिखाए थे वो काल, लेकिन अब से उन्होंने भी काल लिखाना शुरू कर दिया है। न्यूनतम जो नोट्स है उनके अंदर काल लिखा हुआ आएगा, क्योंकि अभी 2025 में काल बहुत पूछा गया था। तो उन्होंने ये वीडियो भी देखा होगा आपने भी, शॉर्ट भी, कि अब से मैं काल पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है, तो ये काल आपको याद ही करना है, इसलिए हमने भी हर क्वेश्चन के अंदर उनका काल लिया है। तो समर सिंह की बात करें, 1273 से 1302 ईस्वी उनका काल है। कौन सा? 1273 से 1302 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। चलो करते हैं भाई। पहला कथन क्या दे रखा है आपका? पहला कथन दे रखा है, आबू शिलालेख में उसे तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया। बिल्कुल राइट। कौन से शिलालेख में दोस्तों समर सिंह को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है? यानी तुर्कों को पराजित करके दोस्तों गुजरात को आजाद करवाया था किसने? समर सिंह ने। कौन सा शिलालेख के अनुसार दोस्तों? आबू शिलालेख। इंपॉर्टेंट है। आबू शिलालेख किसके समय का? समर सिंह के समय का। पीछे भी हमने आबू शिलालेख का नाम देखा है। जिन पर्व सूर्यकृत, देखो जिन पर्व सूर्यकृत है आपकी तीर्थ कल्प, व जिन पर्व सूर्यकृत है इनकी रचना कौन सी है? आपकी तीर्थ कल्प है। ठीक है, अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये रचना पूछी जा चुकी है। के अनुसार उसने उलुंग खास से गुजरात अभियान के समय मेवाड़ में हुई सैनिक हानि का दंड वसूला। बिल्कुल राइट। किससे वसूला था? उलुंग खा। उलुंग खा कौन था? आपका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो गुजरात अभियान पर जा रहा था। ठीक है, इसके एक कहानी आपने राजीव सर का वीडियो अभी 5-4 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था एक यूट्यूब के ऊपर। मैं देखता रहता हूँ, आपने नहीं देखा तो पता नहीं, लेकिन उसने के अंदर उन्होंने समर सिंह की कहानी बता रहे थे। वो उसके अंदर वो बता रहे थे कि गुजरात जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि, एक मिनट बता देता हूँ, उन्होंने बोला कि कर तो लगेगा। ठीक है, तो गुजरात जाने के रास्ते पर उन्होंने कर लिया था, और जो हानि हुई थी उससे उनका कर वसूला था। तो उसने क्या किया, फिर आपके जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने गुजरात पर जाकर, गुजरात का अभियान पूरा हो गया, फिर वापस दिल्ली दरबार पर आ गए। कहाँ पर आ गए? आपके दिल्ली दरबार के अंदर आ गए वापस। और वो कहता था दिल्ली दरबार पर कि मैंने पूरे भारत को, यानी मैं दूसरा सिकंदर हूँ, मैंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तब उसके जो मंत्री थे वो उस पर हंसते थे। तो एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? ठीक है, एक प्रशासनिक कारण, एक घटना, कल वीडियो या परसों वीडियो देखा था मैं, उनके अनुसार ये बता रहा हूँ दोस्तों। तो उन्होंने बोला कि क्यों हंस रहे हो, मुझे बताओ। तो आप मंत्री बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि बताओ तो सही किस बात पर हंस रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम गुजरात अभियान पर जा रहे थे, उसने अपने से कर वसूलो था। तो उसने बोला कि इस चीज़ का वो मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे, तो अब चित्तौड़ पर आक्रमण तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने आक्रमण का आदेश दिया। ऐसे कहानी उन्होंने बताई थी। ठीक है, हम अलग अलग खाने पढ़ते हैं थोड़ी किताब के अंदर, तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। किससे वसूला था? आपके उल्लंघ खान से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल सत्य बात है। अचलगंज की पटावली के अनुसार उसने आचार्य अमित सिंह सूरी के उपदेश से राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगाई। किस पर लगाई दोस्तों? जीव हिंसा पर रोक लगाई थी। किसके अनुसार? अचलगंज की पटावली के अनुसार आचार्य अमित सिंह सूरी के उपदेश पर। ये याद रखना दोस्तों, क्या नाम था? आचार्य अमित सिंह सूर। बिल्कुल सत्य बात है। दरीबा लेख के अनुसार निम्बा उसके समय मेवाड़ का मुख्यमंत्री था। कौन से लेख के अनुसार निम्बा समर सिंह के समय मेवाड़ का मुख्यमंत्री था? दरीबा लेख के अनुसार। तो बिल्कुल सत्य बात है। तो चारों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। चलो करते हैं। रावल रतन सिंह का मेवाड़ के सिंहासन पर आरूढ़ होना, यानी जो रावल रतन सिंह है उसका मेवाड़ के सिंहासन पर आरूढ़ होना। तो पहले समर सिंह के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनते दोस्तों? आपके रतन सिंह बनते। कब बना था दोस्तों? आपके 1302 ईस्वी के अंदर। समर सिंह का उत्तराधिकारी ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण कब आता दोस्तों? आपके 1303 के अंदर। कब हुआ? 1303 के अंदर। रानी पद्मिनी द्वारा जोहर तथा चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था दोस्तों? आपका 26 अगस्त 1303 को। 26 अगस्त 1303 को 1636 के साथ
जोहर किया था दोस्तों, चित्रयाणी होगा वो, चित्रयाणी लिख लेना, ठीक है, महिलाएं थी ना, के साथ दोस्तों जोहर किया था किसने, रानी पद्मिनी ने। कौन सा, चित्तौड़ का प्रथम शासक खेला था कब, 26 अगस्त 1303 को। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत की रचना कब की गई थी, 1540 में की गई थी। मलिक मोहम्मद जैसी है, इसके द्वारा किसकी रचना की गई थी, आपकी पद्मावत की रचना की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो कालानुक्रम का क्वेश्चन क्या जाएगा, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि कालानुक्रम का क्वेश्चन वर्तमान 2025 के अंदर दोस्तों पूछा गया था। और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो ये क्वेश्चन आपके नए नहीं है, क्योंकि 2018 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, जब 2018 का आपका पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो वहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। बाकी सेकंड ग्रेड के अंदर अभी 2025 में पूछे जा चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारण इतिहासकारों द्वारा अधिक यथार्थपरक माना जाता है। चित्तौड़ पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारण इतिहासकारों द्वारा अधिक यथार्थपरक माना जाता है। रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की व्यक्तिगत अभिलाषा दोस्तों नहीं, ये काल्पनिक कहानी मानी जाती है दोस्तों, ये आपका यथार्थपरक कारक नहीं है। इसके दोस्तों आपके जो एक हुए थे वहाँ पर तांत्रिक थे आपके, उन्होंने सूचना दी थी अलाउद्दीन खिलजी को, उसके बाद में आए थे दोस्तों आपके राघव चेतन, ये कल्पना मानी जाती है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों बात करें आपके एक राघव चेतन नामक क्या था आपका दोस्तों, तांत्रिक था। इसने दोस्तों आपके सूचना दी किसको, एके अलाउद्दीन खिलजी को, की सुंदरता का वर्णन किया था। और बात करें जो पद्मिनी थी दोस्तों, वो कहाँ की थी आपकी, बताओ भाई, कहाँ की थी, सिंगल देव की थी। कहाँ की थी, सिंगल देव की थी दोस्तों, सिंगल देव की गंधर्व सेन की पुत्री थी। सिंगल देव पड़ता श्रीलंका के अंदर, और उस टाइम दोस्तों 3 दिन जाकर 1302 में शासक बना। 1303 के अंदर दोस्तों वहाँ पर सिंगल देव गया वो, ठीक है, वापस आ गया 1303 में। एक साल के अंदर उसने इतने काम कर लिए नहीं दोस्तों। यदि आप ऑथेंटिक बुक के पढ़ते हैं तो रानी पद्मिनी को बात हो पोंगल की बताते हैं दोस्तों, पोंगल अपने बीकानेर के अंदर पड़ता है, यहाँ के बताते हो ऑथेंटिक बुकों के अंदर। यदि आप ऑफिशियल बुक पढ़ते हो, आप हिंदी ग्रंथ अकादमी वहाँ पर ऐसी किताब पढ़ते हो, तो वहाँ पर दोस्तों रानी पोंगल जो पद्मिनी है उसको किसका बताया जाता है आपका दोस्तों, पोंगल का बताया जाता है। और आपने एक गीत भी सुना होगा राजस्थान के अंदर। और दोस्तों फिर आपने एके ने इस पर क्या किया, आक्रमण किया। गीत आपने सुना होगा, राजस्थान के अंदर पाया जाता है पोंगल की महारानी, ठीक है, पोंगल की रानी दोस्तों आक्रमण किया। और इसका समर्थन कौन करता है दोस्तों, इसका समर्थन कौन करता है आपका, समर्थन करता है आपका दशरथ शर्मा। देखो हम एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, जैसे अपने सिलेबस में इस प्रकार से हमारे सिलेबस पाठ्यक्रम को घुमाया गया है, तो वहाँ से जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पढ़ना भी जरूरी है। और दोस्तों ये उल्लेख इसमें मिलता है आपका, ये मिलता है आपका 1540 में, जो आपकी पद्मावत लिखी गई थी, आपकी पद्मावत लिखी गई थी किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जैसी की। मलिक मोहम्मद जैसी ने दोस्तों एक किताब रखी थी, उसमें एक कारण बताया गया दोस्तों। चित्तौड़ की सामरिक तथा व्यापारिक उपयोगिता के साथ सुल्तान की साम्राज्यवादी नीति प्रमुख कारण बताया जाता है, यथार्थपरक कारक माना जाता है, वो आपका ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पद्मिनी की कथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर अधिक उपयुक्त माना जाता है। देखो पद्मिनी की कथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर अधिक उपयुक्त माना जाता है, बताओ भाई। पद्मिनी का उल्लेख सर्वप्रथम समकालीन फारसी इतिहासकारों द्वारा किया गया, नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, फारसी इतिहासकारों द्वारा नहीं किया गया, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देता हूँ कि पद्मिनी का दोस्तों सर्वप्रथम उल्लेख आपके फारसी इतिहासकारों ने किया है, नहीं किया। फारसी इतिहासकारों की किसी भी बुक में दोस्तों पद्मिनी का उल्लेख नहीं है। ऑथेंटिक बुकों की बात करें तो पद्मिनी की कथा का साहित्यिक विवरण है, देखो पद्मिनी की कथा का साहित्यिक विवरण मुख्यतः मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत में मिलता है, बिल्कुल राइट, सिर्फ एक ही बुक के अंदर मिलता है। और मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी थी, कौन सी आपकी पद्मावत है, कब लिखी गई थी दोस्तों, 1540 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। 1303 की घटना था दोस्तों, 1540 में ये किताब लिखी गई थी। लगभग कितने साल हो गए दोस्तों आपके, बताओ भाई, 250 साल के समथिंग, थोड़े वर्ष कम होंगे आपके, 230 40 वर्ष हो गए सीधे सीधे देखे तो, 40 से कम कर लो थोड़ा सा, 40 से 3 निकाल दो, 237 वर्ष बाद में दोस्तों ये बुक लिखी गई थी। 237 वर्ष बाद, 2 पीढ़ी खत्म होने के बाद दोस्तों ये
दो शताब्दी खत्म होने के बाद दोस्तों ये बुक लिखी गई थी, और उसके अंदर दोस्तों इस बात का विवरण मिलता है। पद्मिनी का विस्तृत विवरण चेरवा अभिलेख प्राप्त था नहीं दोस्तों। पद्मिनी का उल्लेख दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक अभिलेखों में भी नहीं मिलता है दोस्तों, कहीं पर भी नहीं मिलता, केवल मौलिक मोहम्मद जैसे की जो बुक है उसके अंदर मिलता है, बाकी कहीं पर भी नहीं मिलता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्तौड़ के प्रथम शाक्य 1303 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है दोस्तों आपका, देखिए क्या है सही कथन आपका। कोमलगढ़ शिलालेख के अनुसार सिसोदिया सामंत लक्ष्मण सिंह ने चित्तौड़ के किवाड़ों की रक्षा करते हुए अपने 7 पुत्रों सहित प्राणोत्सर्ग किया दोस्तों आपका, 7 पुत्रों सहित प्राणोत्सर्ग किया, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रतन सिंह के साथ गोरा और बादल, जो दोस्तों गोरा बादल क्या थे? सेनापति थे, और दोस्तों आत्मसमर्पण नहीं किया, क्या हो गए थे? आपकी वीर गति प्राप्त हुए थे आपके। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर कि जो रतन सिंह थे उनके सेनापति कौन थे आपके दोस्तों? गोरा और बादल थे। सेनापति कौन थे आपके? गोरा और बादल। देखो किस प्रकार क्वेश्चन आपके, प्रत्येक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जोर का नेतृत्व रानी कर्णावती ने किया था, नहीं दोस्तों, इसने दोस्तों कर्णावती या कर्मावती है दोस्तों, इसने दूसरे शाक्य का नेतृत्व किया था, दूसरे शाक्य का नेतृत्व है। ये कब हुआ था दोस्तों आपका? ये होता 1534 में दोस्तों। कब होता आपका? 1534 के अंदर। ये घटना राणा कुंभा के शासनकाल में घटित है, नहीं दोस्तों, किस काल में घटित है? आपके रतन सिंह के। तो राइट आंसर क्या जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ आक्रमण 1303 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन करना है। हमें किसका चयन करना है दोस्तों? आपके सही कूट का चयन करना है। देखो, अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ तारिक ए अलाई या खजाइन उल फतवा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो है उनकी रचना कौन सी थी? तारिक ए अलाई और खजाइन उल फतवा में चित्तौड़ आक्रमण का प्रत्यक्ष दर्शी विवरण प्रस्तुत किया, बिल्कुल राइट। उनके साथ ही थे, तो बिल्कुल सत्य बात है। उक्त विवरण जो आपके अमीर खुसरो की किताब में मिलता है, उक्त विवरण के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सैन्य शिविर गंभीरी तथा बेड़स नदियों के मध्य स्थापित किया था, बिल्कुल राइट। यानी उन्होंने जो अपना शिविर है सेना का वो कहाँ पर लगाया था दोस्तों? गंभीरी और बेड़स नदियों के मध्य स्थापित किया था। विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासन नियुक्त किया तथा दुर्ग का नाम क्या रखा दोस्तों? खिरजाबाद रखा। दुर्ग का नाम क्या रखा दोस्तों? खिरजाबाद रखा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। धायबी पीर की दरगाह चित्तौड़ के अभिलेख में खिजराबाद का उल्लेख प्राप्त होता है, बिल्कुल राइट। ये किससे प्राप्त होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खिरजा खां को सौंपने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिरजाबाद रखा। किस अभिलेख में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है? तो उल्लेख मिलता है दोस्तों आपका धायबी पीर की दरगाह अभिलेख के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो राइट क्वेश्चन की बात करें तो आपके चारों सत्य है, तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फिर यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। आपके खिजर खां की बात करें दोस्तों, आपकी किसकी बात करें? खिजर खां चित्तौड़ पर रहा दोस्तों, आपके चित्तौड़ में रहा कब तक दोस्तों? आपके 1311 ईस्वी तक, 1311 ईस्वी तक दोस्तों कहाँ पर रहा? चित्तौड़गढ़ के अंदर रहा। फिर दोस्तों जालोर के कानरदेव के भाई थे आपके, जालोर के कानरदेव थे जिनको हरा दिया था आपके कानरदेव के भाई थे, इनको 1311 में तो रहता अलाउद्दीन खिलजी ने कानरदेव को। जालोर के कानरदेव के भाई थे आपके मुछाला मालदेव, भाई का नाम क्या था? मुछाला मालदेव। मालदेव को प्रशासक बनाया, क्या बनाया दोस्तों? प्रशासक बनाया। और दोस्तों मालदेव प्रशासक कब तक रहे? ये रहे दोस्तों आपके 1326 में। कब तक रहे? आपके 1326 तक रहे। और फिर दोस्तों आपके हमीर सिसोदिया ने दोस्तों अधिकार कर लिया, हमीर सिसोदिया ने अधिकार किया, अधिकार किया, ठीक है। यानी फिर सिसोदिया सरकार की स्थापना हो जाती है दोस्तों 1326 में, जिन्हें हमीर को दोस्तों क्या कहा जाता है? आपका मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए,
मेवाड़ के इतिहास में राणा अमीर के संदर्भ में मेवाड़ का मुक्तिदाता, देखो मेवाड़ का मुक्तिदाता 1326 में आज़ाद करवा लेता है इसने। मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा मुख्यतः किस ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण प्रदान की जाती है? सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त करने के कारण नहीं दोस्तों। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त करने के हेतु नहीं दोस्तों, इसलिए मेवाड़ का उद्धारक नहीं कहा जाता। 1326 ईस्वी में मालदेव सोनगरा के पुत्र जेसा को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार स्थापित कर गुहिल वंश की पुनर्स्थापना करने के कारण दोस्तों क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों आपके सिंगोली के युद्ध की, देखो सिंगोली का युद्ध बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंगोली का युद्ध दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक है और किसके मध्य हुआ था दोस्तों? आपके हमीर के मध्य हुआ था। वर्सेज किसके मध्य होता है दोस्तों? आपके हमीर के मध्य होता है। कब हुआ था दोस्तों ये युद्ध? यह होता दोस्तों आपके 1336 ईस्वी के अंदर। ये डेट बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका आ चुका है। लेकिन मेवाड़ का उद्धारक है, मेवाड़ का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था हमें, सही कथन तो था यहाँ पर। तो 1326 में मालदेव सोनगरा के पुत्र जेसा को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार स्थापित करते हुए गुहिल वंश की पुनर्स्थापना किसने की थी? आपके हमीर ने की थी दोस्तों। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की उपाधि से विभूषित होने का नहीं दोस्तों, देखो ये भी याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा चुकी है। किस प्रशस्ति के अंदर दोस्तों आपके हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है? विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है वो आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके अन्नपूर्णा माता का निर्माण है, जो मंदिर का निर्माण है दोस्तों, ये किसने करवाया था? आपका वो करवाया था दोस्तों आपके हमीर ने दोस्तों। तो कथन तो चारों सही है, कथन तो चारों सही है, लेकिन हमें पूछा क्या है? देखो कितना अच्छा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, यानी समझ आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सोचने पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था दोस्तों? आपके हमीर ने करवाया था। लेकिन दोस्तों ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर सही देना था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। कथन चारों इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, चारों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर आपके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मेवाड़ के इतिहास में लाखा के नाम से विख्यात हुआ कौन सा शासक था जिसने अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति हेतु बूंदी का कृत्रिम नकली दुर्ग से निर्मित करवाया था? यानी बूंदी का जो कृत्रिम नकली दुर्ग था वो कौन सा था? आपका तारागढ़, ठीक है, का निर्माण करवाया राणा मीर, राणा छतर सिंह, राणा महाराणा लक्ष्य सिंह। देखो राणा छतर सिंह, राणा मीर, महाराणा लक्ष्य सिंह और महाराणा मोकल, तो महाराणा लक्ष्य सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपके जो राणा अमीर थे दोस्तों आपके, ठीक है, कौन थे आपके? राणा अमीर। और राणा अमीर के पुत्र कौन थे दोस्तों आपके? राणा अमीर, अभी देखा हमने मेवाड़ के उद्धारक विषम घाटी पंचानन की उपाधि थी किसको? राणा अमीर को, अभी देखा हमने। इनके पुत्र थे दोस्तों आपके छत्तर सिंह। कौन थे आपके? छत्तर सिंह उत्तराधिकारी, जो कब तक रहे? आपके 1364 से दोस्तों 1382 तक आपके मेवाड़ के शासक रहे थे। कौन? छत्तर सिंह। और दोस्तों छत्तर सिंह की बात करें दोस्तों आपकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? आपकी बूंदी विजय के दौरान, बूंदी विजय के दौरान, ठीक है। तो इस बूंदी विजय के दौरान दोस्तों छत्तर सिंह की मृत्यु हो गई। क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। तो इनका उत्तराधिकारी कौन बना आपका दोस्तों? इनका उत्तराधिकारी कौन था आपका? इनका उत्तराधिकारी, देखो उत्तराधिकारी क्रम भी याद कर लेना साथ साथ। इनका उत्तराधिकारी बना था दोस्तों आपके कौन? राणा लाखा या महाराणा लक्ष्य सिंह। लाखा या लक्ष्य सिंह दोनों का एक ही नाम है दोस्तों। ये मेवाड़ के शासक कब तक रहे थे? आपके 1382 से 1421 तक मेवाड़ के शासक रहे। ये काल इसलिए लिख रहा हूँ मैं, काल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये वर्तमान में कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए काल आपको याद ही करना पड़ेगा दोस्तों। एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराधिकारी थे राणा का। इन्होंने शपथ ले ली जब तक मैं बूंदी विजय नहीं करूंगा तब तक खाना वाना कुछ नहीं खाऊंगा। तो मंत्रियों ने क्या किया? एक नकली दुर्ग बना दिया, ठीक है। और इस नकली दुर्ग की हत्या की बात करें, इस तारागढ़ की रक्षा हेतु कुंभाहाड़ा ने दोस्तों अपनी जान न्यौछावर कर दी। कुंभाहाड़ा यहाँ पर जो लक्ष्य सिंह के दरबार के अंदर था आपका कुछ होगा सेनापति, इन्होंने बोला कुंभाहाड़ा लिख देता उसे कि हिम्मत है तो जीत के दिखाओ, ऐसे नकली दुर्ग को मैं मिटाने नहीं दूंगा। और दोस्तों रक्षा हेतु इन्होंने कुंभाहाड़ा ने क्या किया? वीर गति प्राप्त हो गए, वीर गति प्राप्त। तो देख सकते हो आप
मिट्टी के लिए क्या कर सकते थे, जो कुंभा थे वो बूंदी के थे, और अपनी मिट्टी के लिए दोस्तों अपनी यानी जो नकली दुर्ग था अपना मिट्टी का दुर्ग था, और अपनी मिट्टी के लिए दोस्तों उसकी रक्षा के लिए अपनी वीरगति को प्राप्त कर दी। तो अपने देश को आज अपनी मिट्टी के लिए सोचना चाहिए। अभी देख रहे हो ना आप क्या किल्लत हो रही है, पाकिस्तान तो डूब चुका है पूरा, दफ्तरों की छुट्टी हो चुकी है, स्कूलों की 20 दिन की छुट्टी है पाकिस्तान के अंदर। तो तुलना किससे कर रहे हैं, पाकिस्तान तुलना करनी है तो चीन से करो। भारत के अंदर गैस की किल्लत आ चुकी है, क्योंकि 40% तुर्की से ली जाती है, और हारमुज आपका बंद है। तो हारमुज से जब तक आपको 40% नहीं आएगी तो महंगाई कहाँ पर पड़ेगी, अपनी किचन ऊपर पड़ेगी। तो ये चीज़ें तो आपको है अपडेट तो रहना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड वाले दोस्त हैं वो अपने युद्ध वगैरह पर थोड़ा सा ध्यान देना। पॉलिटिकल साइंस जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा ज़्यादा जो इन्वॉल्व होना है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उनके चर्चित क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम भी, तो इन चीज़ों को भी आप साथ साथ देखते रहना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, राणा लाखा लक्सिंह 1382 से 1421 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कूट का हमें चयन करना है। असत्य कथन कौन सा है दोस्तों, ये हमें बताना था। चलो बता देंगे भाई। राणा लाखा के शासनकाल में जावर यानी जावर जो उदयपुर में चांदी तथा शीशा की खानों की खोज हुई, जिससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो गई। बिल्कुल राइट। राणा लाखा के समय मिली थी, बहुत बार पूछा जा चुका है। आर्थिक स्थिति क्या हो गई, मेवाड़ की सुदृढ़ हो गई। चांदी की खान मिली थी कहाँ पर, जावर के अंदर, उदयपुर के अंदर। बिल्कुल सत्य है। लाखा ने बदनौर को अपने अधीन कर धवल डोडिया को तरंगढ़ नंदराय तथा मसूदा की जागीर प्रदान कर उसे उमराव बनाया। बिल्कुल राइट। लाखा ने बदनौर को अपने अधीन कर यानी बदनौर पर अपना अधिकार किया, और वहाँ पर जो आपके धवल डोडिया थे उनको तरनगढ़ नंदराय व मसूदा की जागीर देकर उससे अपना क्या बना लिया, उमराव, ठीक है, सामंत बना लिया। जेटिंग भट्ट तथा धनेश्वर भट्ट राणा लाखा के दरबार में समंत संस्कृत विद्वान थे। बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन भी आपकी बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि राणा लाखा के दरबार में दोस्तों आपके संस्कृत विद्वान कौन थे, तो जेठिंग भट्ट और आपके धनेश्वर भट्ट थे। बिल्कुल राइट। मेवाड़ के रणमल की बहन अंसाबाई का विवाह प्रारंभ में ही राणा लाखा से साथ निश्चित था। नहीं दोस्तों, प्रारंभ में ही राणा लाखा के साथ निश्चित नहीं था। तो किसके साथ था, राणा लाखा के पुत्र थे। आपके पुत्र कौन थे, आपके चूड़ा के साथ निश्चित था, लेकिन शादी किसके साथ हो गई, बाप के साथ हो गई। लेकिन शादी किससे हो गई दोस्तों, लाखा से हो गई। इसलिए राव चूड़ा को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपके राजस्थान का भीष्म पिता कहा जाता है। राव चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पिता कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पिता। देखो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, पितामह कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 4 आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। राणा लाखा के समय दोस्तों आपके जो बंजारा था, ठीक है, कौन ना आपका बिच्छू बंजारा, इसने पिंचोला झील का निर्माण करवाया था, ये भी याद कर लेना। छित्तर बंजारा बोला जाता है, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो पिछोला झील है दोस्तों आपकी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई किताबों के अंदर दोस्तों आपके छित्तर बंजारा मिलता है दोस्तों आपका, और कई जगह दोस्तों आपके बिच्छू बंजारा देखने को मिलता है, द्वारा निर्मित। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, तो ये भी साथ साथ याद करो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराणा मोकल के अल्पवयस्क अवस्था में मेवाड़ की आंतरिक राजनीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण था। नागौर की फिरोज खां की पराजय, हंसाबाई द्वारा चूड़ा पर निष्ठा पर संदेह, हंसाबाई द्वारा चूड़ा की निष्ठा पर संदेह ही राजनीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण बनी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, क्योंकि चौड़ा ने पे छोड़ दिया और फिर आपके दोस्तों बात करके किसका अधिकार हो गया इसके ऊपर, राठौड़ों का दबाव हो गया आपके सिसोदिया के ऊपर। क्योंकि दोस्तों फिर दोस्तों इसके ऊपर इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, आपके रणमल राठौड़ का प्रभाव आ गया इसकी वजह से दोस्तों। और दोस्तों चूड़ा कहाँ पर चले गए थे, आपके होंग सांग के यहाँ चले गए। मांडवा के सुल्तान थे आपके कौन, होंग सांग, वहाँ पर चले गए। फिर दोस्तों मोकल के थे आप उनके चाचा मेरा और मेरा नहीं कर देते। कौन कर देते हैं, कुंभा के चाचा जी थे आपके चाचा और मेरा, वो इसके हत्या कर देते हैं, मोकल की हत्या। मोकल की हत्या कौन करता है दोस्तों, आपके चाचा मेरा व मेपा पवार।
ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो साथ साथ याद करते रहेंगे तो इसमें कुछ नहीं। 1433 ईस्वी में दोस्तों इसकी हत्या कर देते हैं। कब होती है दोस्तों? 1433 ईस्वी के अंदर मोकल की हत्या कब होती है? 1433 के अंदर। मोकल की बात करें दोस्तों, आपके मोकल जो काल है इसका, मोकल का काल क्या था वो भी याद कर लो साथ साथ। 1421 में शासन बनते हैं और 1433 तक दोस्तों शासन रहते हैं। 1421 से 1433 तक और रहते हैं आपके मोकल शासक रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपके मोकल ने दोस्तों आपके फिरोज खां को पराजित कब किया था? आपके नागौर के फिरोज खां को पराजित कब किया था? 1428 में। कहाँ पर किया था दोस्तों? आपके रामपुरा का युद्ध आएगा आपका, रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध। जो बात तो सही है, लेकिन देखो यहाँ पर पूछा गया कि आंतरिक राजनीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? वो था अंसाबाई दौरा चूड़ा की निष्ठा पर संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकलिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण भी किसने करवाया था दोस्तों? आपके किसने करवाया था? आपके मोकल ने करवाया था। खतन चारू सही है, ये भी याद करना है यहाँ पर, खतन चारू सही है, खतन। लेकिन आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन को समझना है, बादशाह को समझना है दोस्तों, इसकी बादशाह को समझना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। इसको मिटा देता हूँ वरना आप बोलोगे चारू सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका निम्नलिखित में से किस युद्ध में महाराणा मोकल ने नागौर के शासक फिरोज खां को परास्त किया था? तो था दोस्तों आपके रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब लड़ा गया था दोस्तों ये युद्ध? ये लड़ा गया था आपके 1428 ईस्वी के अंदर। डेट याद करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंगोली का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? आपका 1336 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1336 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के इतिहास में महाराणा मोकल द्वारा परमारकालीन जिस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया वह वर्तमान में किस नाम से अधिक प्रसिद्ध है? नीलकंठ महादेव मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, अचलेश्वर मंदिर, महादेव एकलिंग महादेव मंदिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा समिदेश्वर मंदिर। बहुत बारी क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सारे ले लिए दोस्तों आपके। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे मोकल मंदिर भी बोला जाता है दोस्तों, आपका मोकल मंदिर भी बोला जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और किसका करवाया था दोस्तों? आपके जो त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कौन सा था आपका? त्रिभुवन नारायण मंदिर परमारकालीन था दोस्तों, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। एकलिंग महादेव मंदिर की बात करें दोस्तों, परकोटे का निर्माण करवाया था। अचलेश्वर मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अचलेश्वर मंदिर पीछे पड़ा हमने, किसने करवाया था अचलेश्वर मंदिर का निर्माण? वो करवाया था दोस्तों हमीर ने। किसने करवाया था? आपके हमीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य कार्य महाराणा मोकल से संबंधित है? कौन सा स्थापत्य कार्य है जो महाराणा मोकल द्वारा संबंधित है? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं दोस्तों, ये कुंभा ने करवाया था। एकलिंग मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फैक्ट क्वेश्चन है सारे सारे। महाराणा कुंभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। देखो, मोकल के बाद शासक कौन बनता है? कुंभा बनता है। कुंभा बनता है और कुंभा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत से संबंधित। 1433 में दोस्तों शासक बनता है ये, और आपके 1468 तक रहता है। अब ये सीधे सीधे क्वेश्चन है दोस्तों आपके कुंभा से संबंधित। जो महाराणा कुंभा ने अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा व मेरा का वध करके उनके विद्रोह का दमन किया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। आप चाचा का पुत्र एक एच का तथा सामंत महपा पवार पराजय के पश्चात मांडू के सुल्तान की शरण में चले गए। बिल्कुल राइट। कोमलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को युद्ध में के उपरांत 6 माह तक चित्तौड़ में बंदी रखा। बिल्कुल राइट। तत्पश्चात कुंभा ने उसे मुक्त कर आत्माभिमान की संवर्धक नीति का अनुसरण किया। बिल्कुल राइट, संवर्धन की नीति का अनुसरण किया। बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के सैन्य अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। सही कोट का चयन करना है दोस्तों हमें। मैंने पूरे ले लिए, डिटेल लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहाँ पे ले ली। 1437 में सारंगपुर का युद्ध को कितनी बार पूछा जा चुका है? महाराणा कुंभा द्वारा
सामना मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी से हुआ था, बिल्कुल राइट। इस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों उन्होंने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, बिल्कुल राइट। इस घटना का उल्लेख अबुल फजल के अकबरनामा में किया गया, बिल्कुल राइट। इस घटना का उल्लेख इसमें किया गया आपके अबुल फजल है दोस्तों आपके, इनकी रचना कौन सी आपकी अकबरनामा, इसके अंदर उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सत्य बात है। इस विवरण की पुष्टि मोहम्मद नैन्सी की ख्याति से भी होती है, बिल्कुल राइट। भाई ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था, इसके बाद दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, इसकी पुष्टि दोस्तों मोहम्मद नैन्सी की ख्याति से भी होती है। चारों कथन सत्य है, तो 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराणा कुंभा एवं मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के संघर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। 1443 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी ने कोमलगढ़ को जीतने का प्रयास किया, बिल्कुल राइट। इस आक्रमण का प्रतिरोध दीप सिंह के नेतृत्व वाली मेवाड़ी सेना ने बाणमाता मंदिर के समीप किया, बिल्कुल राइट। 1443 में जब मोहम्मद खिलजी ने कोमलगढ़ जीतने के लिए आक्रमण किया था, तो इस सेना का विरोध, बात करें जो आक्रमण था, इसका नेतृत्व है, जो प्रतिरोध है, वो किसने किया था? दीप सिंह के नेतृत्व वाली मेवाड़ी सेना ने बाणमाता मंदिर के समीप किया था। कहाँ पर किया था? बाणमाता मंदिर के समीप किया था। युद्ध में पराजित होकर मोहम्मद खिलजी ने बाणमाता मंदिर को ध्वस्त किया, बिल्कुल राइट। युद्ध से पराजित होकर मोहम्मद खिलजी ने कौन से मंदिर को जो ध्वस्त किया? वो था आपका बाणमाता मंदिर, बिल्कुल राइट। कब? 1443 में। तारीख ए फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद खिलजी ने कुल 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, बिल्कुल राइट। तारीख ए फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद खिलजी ने कुल 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, बिल्कुल राइट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फरिश्ता के अनुसार दोस्तों बात करें आपके, फरिश्ता के अनुसार दोस्तों कितनी बार आक्रमण किया? आपका 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराणा कुंभा के काल में नागौर प्रकरण तथा समकालीन राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कूट का चयन कीजिए। भाई 2025 के बाद ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपके, याद कर लेना सभी। असत्य कूट की बात कर रहे हैं। देखो 1456 ईस्वी में नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शम्स खां और आपके मुजाहिद खां के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हुआ, बिल्कुल राइट। महाराणा कुंभा की सहायता से शम्स खां नागौर के सिंहासन पर आसीन हुआ, बिल्कुल राइट। किंतु बाद में उसने शर्तों का उल्लंघन करते हुए नागौर दुर्ग की मरम्मत करवाई तथा गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ संबंध स्थापित किए, बिल्कुल राइट। फिर बदल गया पाकिस्तान की तरह। इसके प्रति उत्तर में महाराणा कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर नागौर तथा गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर नागौर का पर अधिकार स्थापित किया, बिल्कुल राइट। बाबर ने अपनी आत्मकथा या बाबरनामा में महाराणा कुंभा के नागौर विजय का प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रस्तुत किया? नहीं दोस्तों, बाबर ने प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रस्तुत नहीं किया। बाबरनामा में कौन से युद्ध का मिलता है दोस्तों? आपके खानवा युद्ध का मिलता है दोस्तों, तो गलत हो जाएगा। तो केवल 4 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। कौन सा गलत था दोस्तों? आपका केवल 4, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो रणमल की हत्या कब की गई थी दोस्तों आपकी? बताओ भाई, रणमल की हत्या कब की गई? तो रणमल की हत्या की गई थी दोस्तों आपके, जो भारमली है इसकी दासी थी, भारमली की सहायता से दोस्तों रणमल की हत्या हुई थी आपकी 1438 में, ठीक है। महाराणा कुंभा का राज्य रोहन कब हुआ था दोस्तों? आपके 1433 के अंदर, ठीक है, 1433 के अंदर। मंडौर पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित होना दोस्तों। आवल बावल संधि के पश्चात मंडौर का मारवाड़ को पुनः स्थानांतरण 1453 के अंदर दोस्तों आपकी क्या होती है? आवल बावल की संधि होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हंसाबाई की मध्यस्थता से क्या थी? आवल बावल की संधि होती है किसके मध्य? कुंभा व जोधा के बीच। मंडौर का मेवाड़ पर अधिकार 1453 तक रहा था दोस्तों आपका। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यावरण 1433, फिर दोस्तों आपके किसकी? रणमल की हत्या, फिर मंडौर पर अधिकार दोस्तों, और फिर मंडौर को वापस देना। लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? 1453। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों आपका? रणमल की हत्या गुजरात के सुल्तान के आदेश पर हुई नहीं दोस्तों, कुंभा के आदेश पर हुई थी, ठीक है, कुंभा के आदेश पर। कब हुई थी? 1438 में।
मेवाड़ सरदारों का दबाव था। देखो, रणमल की हत्या मेवाड़ी सरदारों ने चूड़ा की सहायता से 1438 में की, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि रणमल ने चूड़ा के भाई थे आपके, कौन थे आपके चूड़ा के भाई? राघव देव थे। तो उसकी हत्या करने के बाद दोस्तों कुंभा को बोला गया कि नहीं, इसकी हत्या करनी पड़ेगी। कुंभा ने आदेश दे दिया, फिर आपके चूड़ा ने मेवाड़ी सरदारों के दबाव में आकर उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन चुनना दोस्तों में, चुनेंगे भाई। रणमल की मृत्यु के बाद राव जोधा को काहुनी गांव में शरण लेनी पड़ी। कहाँ पर? काहुनी गांव में शरण लेनी पड़ी, बिल्कुल राइट। तो याद रखना दोस्तों, 1438 में रणमल की हत्या के बाद दोस्तों जोधा कौन से गांव में शरण लेती है? आपकी काहुनी गांव में शरण लेती। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेवाड़ सरदारों ने मंडोर पर अधिकार कर उसका प्रबंध चूड़ा के पुत्रों को सौंप दिया, बिल्कुल राइट। मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार 1500 ईस्वी तक बना रहा। नहीं दोस्तों, आपकी 1453 ईस्वी तक आवल बावल की संधि थी दोस्तों, आवल बावल संधि तक। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाद में संधि कर मंडोर को मारवाड़ को लौटा दिया, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीधे क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। देखो, कवि राजा श्यामल दास, कौन है? कवि राजा श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण करवाया। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के कितने दुर्गों में से कितने दुर्ग का निर्माण करवाया? तो 32 दुर्ग का निर्माण करवाया था 84 दुर्गों में से। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1452 में हुआ। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ दोस्तों? आपके 1452 में कराया, सिरोही के अंदर, बिल्कुल राइट। मचान दुर्ग का निर्माण मेरू की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु करवाया था, बिल्कुल राइट। जो मचान दुर्ग है, इसका निर्माण दोस्तों आपके मेरू की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु बनाया था, तो बिल्कुल राइट। उपरोक्त में से कौन से या सही कथन सही है दोस्तों? तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। नहीं दोस्तों, कुंभा ने। इसकी प्राचीर लगभग 36 किलोमीटर लंबी मानी जाती है, बिल्कुल। राजस्थान का सबसे छोटा दुर्ग है, नहीं। इसका निर्माण गुजरात के शिल्पियों ने किया। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन देखना था। कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था, बिल्कुल राइट। जो कोमलगढ़ दुर्ग है उसका शिल्पी कौन था? आपका मंडन था, बिल्कुल राइट। मंडन खेता ब्राह्मण का पुत्र था, बिल्कुल। मंडन किसका पुत्र था? खेता ब्राह्मण का पुत्र था। कुंभलगढ़ दुर्ग विश्व की में सबसे लंबी है। नहीं दोस्तों, आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग है, दीवार है दोस्तों 36 किलोमीटर। सबसे लंबी नहीं है दोस्तों, आपकी सबसे लंबी कौन सी है? चीन की दीवार है दोस्तों, चीन की दीवार। तो राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3। विश्व की दूसरी सबसे लंबी दुर्ग प्राचीन मान जाता है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित सही कोड का चयन कीजिए। सही कोड का हमें चयन करना है दोस्तों। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बिल्कुल राइट। रणकपुर जैन मंदिर धर्मशाला ने बनवाया था, बिल्कुल राइट। विजय स्तंभ सारंगपुर विजय की स्मृति बनाया गया था, बिल्कुल राइट। सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? पाली के अंदर है। कहाँ पर है? पाली के अंदर। कुंभा के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन ले लिए मैंने, ठीक है। और कुंभा से बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। विजय स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये 7 मंजिला है दोस्तों, नहीं। कितने मंजिला है फिर विजय स्तंभ? बता भाई, 9 मंजिला है क्या? बताना कमेंट के अंदर। 9 मंजिला है। इसका निर्माण नागौर विजय की स्मृति में होता नहीं दोस्तों। इसका निर्माण नागौर विजय की स्मृति में नहीं हुआ, आपका सारंगपुर विजय की स्मृति में, की स्मृति में होता दोस्तों। ये 9 मंजिला स्मारक है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिव को समर्पित है कि दोस्तों? नहीं, विष्णु को। विष्णु को समर्पित है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का हमें चयन करना है। विजय स्तंभ को विष्णु समर्पित किया गया, बिल्कुल राइट। बहुत बार पूछा गया।
इसकी प्रशस्ति दोस्तों अत्रि और महेश ने लिखी थी। कोमलगढ़ जो प्रशस्ति है वो किसने लिखी थी दोस्तों? आपकी अत्रि और महेश ने लिखी थी आपकी विजय स्तंभ पर। इसकी ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसने? स्वरूप सिंह ने करवाया था, बिल्कुल राइट। इसका निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया था? नहीं दोस्तों, कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न खतरों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। विजय स्तंभ जेता की बेटी, विजय स्तंभ पर जेता की बैठी हुई मूर्ति अंकित है, बिल्कुल राइट। नापा और पूंजा की खड़ी मूर्तियां भी अंकित है, बिल्कुल राइट। चौथी और छठी मंजिल पर देवियों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है, बिल्कुल राइट। चौथी और छठी मंजिल पर देवियों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है, बिल्कुल राइट। सही कोट की बात करें तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये पूछा है। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को ट्राजन स्तंभ से कम कलात्मक बताया दोस्तों, अधिक कलात्मक बताया दोस्तों फर्ग्यूसन ने। कम नहीं दोस्तों, आपका अधिक कलात्मक, तो पहला तो गलत हो जाएगा। कर्नल टॉड ने इसे कुतुब मीनार से अधिक सुंदर बताया। कर्नल टॉड ने इसे कुतुब मीनार से भी अधिक सुंदर बताया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो उपाधियों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कुंभा से, और बार बार एक क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। उपाधियों से क्वेश्चन आता है दोस्तों कुंभा से। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा गया, बिल्कुल राइट। हिंदू सुल्तान उपाधि मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई, बिल्कुल राइट। दान गुरु उपाधि उसकी कर्पणता के कारण दी गई, नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका दानी शासक होने का, दानी शासक के कारण दोस्तों ने दान गुरु कहा गया है। छा गुरु उपाधि छापामार युद्ध कौशल में संबंधित है, बिल्कुल राइट, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। संगीत राज ग्रंथ महाराणा कुंभा की रचना है, बिल्कुल राइट। संगीत राज ग्रंथ है महाराणा कुंभा की रचना है, बिल्कुल सत्य बात है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंधन, सूड प्रबंध, ये रचना किसने दोस्तों? कुंभा की है, बिल्कुल राइट। ये 5 भागों में विभक्त है। जो संगीत राज है कितने भागों में विभक्त है दोस्तों? आपके 5 भागों में विभक्त है, बिल्कुल राइट। कौन कौन से 5 भाग? पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश। दूसरा दोस्तों आपकी गीत रत्न कोश। तीसरे की बात करें दोस्तों आपकी वाद्य रत्न कोश। चौथे की बात करें दोस्तों आपकी नृत्य रत्न कोश। और दोस्तों हो जाएगा आपका रस रत्न कोश। किसकी रचना है दोस्तों आपकी? सही है, कर लेना भाई कोश के अंदर 66 करोड़ वाला आएगा से, है ना। इसमें नृत्य रत्न कोश व रस रत्न कोश भी सम्मिलित है, बिल्कुल राइट, तो सही कोट की बात करते हैं सत्य, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रमाबाई को वागीश्वरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका राइट आंसर है। रमाबाई कुंभा की पुत्री थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मंडन ने प्रसाद मंडन नामक ग्रंथ लिखा। मंडन ने प्रसाद मंडन नामक ग्रंथ लिखा, बिल्कुल राइट। मंडन ने वास्तुशास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, बिल्कुल राइट। मंडन ने बाबरनामा की रचना की थी क्या? नहीं दोस्तों, मंडन कुंभा के समय वास्तुशास्त्री था, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी, बिल्कुल राइट। वास्तु मंजरी किसके द्वारा लिखी गई थी? नाथा के द्वारा। गोविंद ने द्वार दीपिका लिखी, बिल्कुल राइट, क्वेश्चन पूछा जाता है। मेहा ने तीर्थमाला लिखी, बिल्कुल राइट, तो सही कोट की बात करें तो तीनों सत्य है, तो 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? कुंभा ने गीत गोविंद नाम पर टीका लिखी, बिल्कुल राइट। कुंभा ने गीत गोविंद पर टीका लिखी, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का हमें चयन करना था दोस्तों। कुंभा वैष्णव भक्त था, बिल्कुल राइट। वह स्वयं को परम भागवत कहता था, बिल्कुल राइट। उसने आदिवरा की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल राइट। उसने इस्लामी उपाधि खलीफा धारण की नहीं दोस्तों, मुस्लिम उपाधि खलीफा धारण नहीं की, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, निम्नलिखित घटनाओं का
कालानुक्रम सही चुनिए, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम सही चुनना है। माना कुंभा की हत्या दोस्तों उद्दा के द्वारा की गई थी 1468 में। उद्दा का शासन प्रारंभ हो जाता है 1468 से, ठीक है। 1468 से 1473 तक रहते दोस्तों, 1473 तक क्या रहते शासन रहते हैं। डांडीमपुर युद्ध, फिर दोस्तों कौन सा होता है आपका, डांडीमपुर युद्ध होता है आपका। रायमल के साथ, और फिर दोस्तों रायमल क्या बनता है, शासक बनता है, ठीक है 1473 में। 1569 रहता है दोस्तों रायमल, फिर सांगा बनता है आपका 1509 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। यहाँ पर कुंभा के क्वेश्चन क्यों करवाए मैंने, यहाँ पर रणथंबोर से दिल्ली संबंध। यहाँ पर दोस्तों कुंभा के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं आपके। सेकंड ग्रेड 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में भी क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, और कलाम की बुकलेट के अंदर भी कुंभा दे रखा है, ठीक है। सांगा आपका, फिर सांगा आएंगे इसके बाद में, तो सांगा अलग से टॉपिक दे रखा है, जैसे मेवाड़ की सांगा, महाराणा प्रताप और राज सिंह दे रखा है, 3 टॉपिक आपके, ठीक है। फिर जैसे बीकानेर के राज सिंह दे रखा है, मारवाड़ के चंद्रसेन दे रखा है, और फिर बात करें दोस्तों आपके आमेर के मान सिंह दे रखा है। या फिर 5 शासक और है जो अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। कुंभा की हत्या उसके भाई ने की थी, नहीं दोस्तों पुत्र ने की थी। कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी दोस्तों, 1468 ईस्वी के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असत्य कथन, उद्दा को पितर अंता कहा गया है, बिल्कुल राइट। उद्दा मेवाड़ में अलोकप्रिय हो गया था, बिल्कुल राइट। उद्दा ने डांडीपुर युद्ध में रायमल को हराया, नहीं दोस्तों आपके रायमल को नहीं हराया, पराजित हुआ, पराजित हुआ, तभी तो रायमल शासक बना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्दा पराजित होकर मालवा भाग गया, और वहां पर बिजली गिरने के बाद दोस्तों मृत्यु, बिजली गिरने से मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो डांडीमपुर युद्ध में रायमल ने उद्दा को पराजित किया, बिल्कुल राइट। उद्दा मालवा भाग गया, बिल्कुल राइट। वहां बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, बिल्कुल राइट। सी गुट का बात करें तो पहला दूसरा तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है दोस्तों आपका। रायमल ने अद्भुत जी का मंदिर बनाया था, बिल्कुल राइट। अद्भुत जी का मंदिर बनाया था, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का हमें चयन करना है। रायमल की पत्नी संगार देवी थी, बिल्कुल राइट, जो कुंभा की पुत्री थी, सॉरी जोधा की पुत्री, जोधा की पुत्री थी दोस्तों। संगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी का बनवाई, कौन सी बावड़ी बनवाई थी, गोसुंडी बावड़ी, बिल्कुल राइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, संगार देवी ने करवाया था दोस्तों। गोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य हो जाएगा। गोसुंडी बावड़ी उदयपुर में नहीं है दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलो करते हैं। एकलिंग महात्म्य कुंभाकालीन स्रोत है, बिल्कुल राइट। जो एकलिंग महात्म्य है वो कौन से कालीन स्रोत है दोस्तों, कुंभाकालीन, कुंभा के समय का। इसकी रचना दोस्तों कान्हा व्यास ने की थी। इसकी रचना किसने की थी आपकी, कान्हा व्यास ने दोस्तों इसकी रचना की थी। इससे कुंभा के विद्यानुराग का ज्ञान होता है, बिल्कुल राइट। इससे कुंभा के विद्यानुराग का ज्ञान होता है, किसे, एकलिंग महात्म्य से। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसकी रचना थी दोस्तों आपकी, कान्हा व्यास की रचना थी। सी कोट की बात करते हैं, पहला दूसरा तीसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि खा गया, बिल्कुल राइट। कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि खा गया, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। जो कोमलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म का अवतार बताया गया, बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछे कि धर्म का अवतार कुंभा को किस प्रशस्ति में बताया गया है, कोमलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया। बहुत बार क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर। उसे राजा भोज से भी अधिक दानी माना गया, बिल्कुल राइट, राजा भोज प्रतिहार। उसे कर्ण से भी श्रेष्ठ दानवीर कहा गया, बिल्कुल राइट। उसे तुगलक वंश का संस्थापक बताया गया, नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुंभा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे ले लिए मैंने। कुंभा वेद, स्मृति और मीमांसा का ज्ञाता था, बिल्कुल राइट। उसे उपनिषद व व्याकरण का भी ज्ञान था, बिल्कुल राइट। वह राजनीति शास्त्र में भी पारंगत था, बिल्कुल राइट। सिख वोट की बात करें तीनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आपके जो मेवाड़ की बात करें, दिल्ली सल्तनत से मेवाड़ का संबंध, जहाँ पर कलाम की बुकलेट के अंदर जितना टॉपिक दिया होता है उसके सारे क्वेश्चन होंगे। अब कल करेंगे दोस्तों आपके सांगा से, ठीक है। सांगा इसमें अलग पढ़ेंगे, सांगा अलग टॉपिक दे रखा है दोस्तों आपका, प्रताप दे रखा है दोस्तों आपका, और राज सिंह दे रखा है मेवाड़ से। ये 3 व्यक्तित्व और पढ़ेंगे दोस्तों, इनको 3 को और पढ़ेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जो बताना। कुंभा के क्वेश्चन कैसे लगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, कुंभा से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, कलाम की बुकलेट के अंदर भी दिया होता है, तो इसीलिए कुंभा को हमने साथ ले लिया। तो क्लास कमेंट के अंदर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और यदि आप ये टेस्ट देना चाहते हो दोस्तों, तो टेस्ट दे सकते हो अपने ऐप के ऊपर, और ऐप का नाम है दोस्तों PAP बाय DK सर ऐप, PAP बाय DK सर ऐप। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।